एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं सारे स्केलेटन एक पोर्टल में चले गए होते हैं। उसके बाद रोज उस पोर्टल को बंद कर देती है। बोलती है नॉक, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ डू। रोज सोचते हैं क्या वे मेरा नाम पुकारने का इंतजार कर रहा था। नॉक कब से इतना भावुक हो गया। बोलते हैं स्टिल मेल लौटने पर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये सुन के नॉक मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कितना रोमांचक है। तभी रोज की नजर चित्र पे जाती है। वह सोचते मुझे ये जानकारी पहले नहीं मिली। चित्र को छूते हुए बोलते ये धुंधला है, लेकिन फिर भी आप तस्वीर को पहचान सकते हैं। सबसे बढ़कर ये है उल्टा रखा हुआ ब्लैक फेल्स स्कल्पचर। मेरे पिता के कमरे में ये प्रतीक हर जगह मौजूद था। लोग रोज के पीछे आकर बोलते ये टकराव का दृश्य है। रिया सोचते ये कहानी की चित्रों की श्रृंखला में पहला चित्र था। रोज बोलती है नॉक, मुझे इन तस्वीरों को पार करके आगे बढ़ना होगा, मुझे आखिरी छवि देखनी है। मुस्कुराते हुए बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा। लोग एक एक करके तस्वीर को देखने लगते हैं। रोज बोलती है ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर चित्र युद्ध का है। तभी वह चलते हुए अचानक ही रुक जाती है। तभी अचानक उसकी नजर एक चित्र पर जाती है। वह सोचती है इन तस्वीरों में कौन से गुप्त अर्थ छुपे हैं। तभी नॉक की नजर एक तरफ जाते हुए बोलते ड्यूक, और ये दूसरी तस्वीर। उसे देखकर रोज बोलती है नॉक, तस्वीरों के बारे में आपकी क्या राय है। नॉक बोलता है काफी सीधा साधा, बता रहे हैं कि जो युद्ध हारा वह या तो मर गया या गुलाम बन गया। बोलती और ये हमें क्या बता सकता है। सोचते बिल्कुल ये तस्वीर अतीत के अस्टेल का दृश्य रही है, और वह जो लगाम थामे हुए है क्या वह एम्परर नहीं है। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। अस्टेल परिवार की कहानी मैंने भी इस बारे में कई बार सुना है। जब वह एक आम आदमी की तरह रहती थी। इस परिवार का इतिहास राजद्रोह से भरा हुआ है। मुस्कुराते बोलता है क्या आपको यहाँ आने का पछतावा है। रोज पहले तो शांत होती है, फिर बोलती है नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है। सोचते ये सब वैसे भी अतीत की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि थियोडोर ने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, और मुझे अस्टेल परिवार से कुछ खास लगाव नहीं है। हालांकि मूल उपन्यास में इस बारे में नहीं बताया गया। क्या इसका असर उपन्यास की कहानी पे पड़ेगा। नॉक मुस्कुराते हुए बोलता है ड्यूक, क्या तुम्हें पता था। इनके रोज नॉक को देखती है। नॉक जल्दी से रोज के गले लग जाता है। वह बोलता है मुझे इस समय बहुत ही जलन हो रही है। हमारा साझा इतिहास इतना छोटा क्यों है। जलन ये इतना प्रबल है कि मुझे लगभग गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये ठीक है। रोज बोलते तुम्हारा क्या मतलब है। नॉक मुस्कुराते हुए बोलता आपके आने वाले अधिकांश दिन मेरे साथ व्यतीत होंगे। दूसरी तरफ एम्परर परेशान होकर गोल गोल घूम रहे होते हैं, और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या वहाँ जाने का कोई रास्ता है। कहीं ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। आर्फा घबराते हुए बोलता है खैर, और वह जल्दी से सर हिलाते हुए बोलते मुझे बस यही रास्ता पता है। उनके एम्परर चिल्लाते हुए बोलते हैं धत तेरी की। घबराते हुए बोलते मुझे पूरा विश्वास है कि वे सुरक्षित लौटेंगे। हम तो वैसे भी शराब की वजह से अंदर नहीं जा सकते थे। उनके एम्परर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते क्या। मेरे को इतना गुस्से में देख के आर्फन जल्दी से अपना मुंह ढक लेता है। सोचता ऐसा नहीं है कि मैंने ही श्राप दिया था। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे इसके लिए फटकार लगाई जा रही है। रुको जरा ठहरो, मैं तो ये भूल ही गया कि काम खत्म होने के बाद बाहर कैसे निकलना है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर महाराज को पता चल गया तो वो भड़क उठेंगे। ऐसा नहीं होने दे सकता। एम्परर को समझ नहीं आता वे क्या सोच रहा है। बोलते आपने अभी क्या कहा। यह सुन के आर्फन डरते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं कहा योर मैजेस्टी। और वे जल्दी से प्रार्थना करने लगता है वे जल्दी से बिना किसी चोट के वापस आ जाए। वो के अंदर रोज को वो फ्लावर मिल गए होते हैं। प्रोवा के फूल उन लोगों ने काफी सारे ले लिए होते हैं। रोज बोलती है अब हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए, शाम होने वाली होती है। उस गुफा से ऊपर की तरफ देखकर बोलती है अरे नहीं, ये शब्द मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। यहाँ से निकलने का रास्ता बिना पूछे ही इतना दूर आ गया। मैं जादू का इस्तेमाल करके वापस ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन बाद में मैं अपनी बात कैसे समझा पाऊंगा। बोलता है कि आपको अपनी बात स्पष्ट करने की जरूरत है। रोज बोलते है मैं उन्हें पता नहीं चलने दे सकती कि मैं जादूगर हूँ। ये सुन के नॉक पहले तो कुछ सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता की। सोचते क्या वे समझ रहा है वह क्या कह रहा है। जादूगरों के टावर से भाग रहा है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों को पता चल जाए कि वह एक जादूगर है। रोज बोलती है क्या मतलब है आपका। हंसते हुए बोलता मैं करता हूँ। फिर सोचते हैं लेकिन मैं जादूगरों को टावर को उसे ढूंढने के लिए नहीं छोड़ सकती, खासकर क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह इतने उपयोगी और मददगार हो सकता है। उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। रोज बोलते हैं मैजिक टूल, हम उन्हें बताएंगे कि मैजिक टूल का इस्तेमाल करके हम बाहर निकले। बोलता क्या वह हमारी बातों पर विश्वास करेंगे। रोज बोलती है वह करेंगे, मैं इसका ध्यान रखूंगी। नहीं मुझे इसे सच बनाने के लिए झूठ बोलना पड़े। सुन के नॉक मुस्कुराता है, सर पे हाथ रखकर बोलता है हमारे जैसे पवित्र व्यक्ति मेरे लिए झूठ बोलने के बारे में सोचकर उस मन में कहते मैं तो हमेशा से ही झूठी रही। मैंने इस दुनिया में कदम रखा और मुझे पता चला कि मैं कौन सा किरदार निभाऊंगी। रोज अपना हाथ फैलाते हुए बोलते तो चलिए ऊपर चलते हैं। रोज के पास आकर उसे कमर से पकड़ लेता है और धीरे से बोलता है वैलेट्स। वह लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं। नॉक उस मैजिक को रिमूव कर देता है। फिर बोलते रोजेंटा उसको बोल पाती इससे पहले ही एम्परर जाके उसके गले लग जाते हैं। वह बोलते शुक्र है भगवान का, तुम्हारे जाने के दौरान मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहे। मुझे लगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खोने वाला हूँ। उस मन में सोचती थियोडोर। रोज को बहुत ही ठंड महसूस होने लगती है। नॉक को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में दिख रहा होता है। धीरे से बोलती है नॉक तमीज से पेश आओ। नॉक जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और दूसरी तरफ अपने चेहरा कर लेता है। बोलते हैं मैं ठीक हूँ योर मैजेस्टी। फिर बोलते हैं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। बोलकर वह उसे चारों तरफ देखने लग जाते हैं। रोज मुस्कुराते बोलते मुझे एक भी खरोच नहीं आई। हम सूरज रहते नीचों की ओर चले। फिर बोलते हैं ठीक है। रोज सोचते मुझे नहीं लगा था कि वह इतना चिंतित था। जब हम टैरियन के लिए रवाना थे तब भी शायद उसके लिए मुसीबतों का अंबार लगना अभी शुरू ही हुआ है। ब्रेड की पीठ पे टैप करते हुए बोलती है मैजेस्टी मैं शपथ लेती हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं
कसम खाते हुए ये सुन के एम्परर बोलते हैं ठीक है। रोज बोलती है लॉर्ड कोडिया और फिर हैरान होकर बोलते हैं हाँ। उसे देखकर रोज सोचते हुए इतना तनाव में क्यों आ गया। वह बोलती है कृपया कोडिया पैलेस की ओर वापस जाने का रास्ता दिखाएं। फिर बोलता है ठीक है सर। बोलती है अब हम अलविदा ले सकते हैं। आज हमारे मार्गदर्शक बनने के लिए धन्यवाद। सुन के आर्फन सर झुकाता है और वहाँ से चला जाता है। तो तीनों जाते हुए देख रहे होते हैं। बोलती है योर मैजेस्टी अब मैं अलविदा लेता हूँ। फिर बोलते हैं ठीक है। जाते हुए नोक को भी उसके कमरे में आराम करने के लिए बोलती है। कुछ नहीं बोलते बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। देखते हैं नोक और एम्परर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। रोज को समझ नहीं आता है अब उन दोनों को क्या हुआ। रात हो गई होती है। रोज के कमरे में डचेस कोडिया रोज से मिलने आई होती है। वह बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी देश में इतनी गहरी नींद सोओगे। सस्ते हुए बोलते हैं ठीक है मुझे ही इस अस्त व्यस्त अवस्था में खुद को प्रस्तुत करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोडिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं। कल आप देर से आने के बाद थक गए होंगे। इस बात को ध्यान में न रखने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। रोज चाय का कप उठाते हुए बोलती है अभी क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतनी सुबह क्यों मिलने आई हैं। डचेस कोडिया रोज को एक पोटली देती है। रोज बोलती है ये टैनेटिक फूल और फैटेसिया रूट सोचती फ्लोवा की पंखुड़ियाँ और एशिया से प्राप्त बर्फ में बदलने वाला क्रिस्टल भी ये सभी सामग्री मोमेंटम पोषण बनाने की जरूरत है। रोज डचेस कोडिया को धन्यवाद बोलती है। डचेस कोडिया बोलती है मैं कोई मुद्रिका भुगतान प्राप्त नहीं करना चाहती। आपसे एक फेवर चाहती हूँ। रोज बोलती फेवर। डचेस कोडिया बोलती है मुझे उम्मीद थी कि आप बदले में कुछ ऐसा ही करेंगे। क्या तुम मेरे सबसे बड़े बेटे आरफ को अपने साथ वापस ले जाओगे। नहीं बताया जाता आगे क्या बात हुई है। सुबह हो गई होती है। तैयार होकर अपने कमरे के बाहर आ जाती है। वह डाइनिंग रूम में आते हुए सोचती है ज्यादातर प्लेटें रखी हैं और लोग भी आ रहे हैं। मुझे लगा था कि दोपहर के भोजन का समय बीत जाने के कारण यहाँ कोई और नहीं होगा। रोज उस आदमी से पूछती है कि अन्य लोग भी शामिल होंगे। वह आदमी बोलता है हाँ डचेस कोडिया आपके साथ भोजन करने के लिए इंतजार कर रही थी कुछ अन्य लोगों के साथ। ये सुनकर वह दरवाजा खोल कमरे के अंदर आते हुए बोलती है योर मैजेस्टी आप काफी तरोताजा लग रहे हैं। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। आरफ बोलता है तो उस समय ड्यूक का बटलर उसे प्रवेश द्वार से बाहर ले गया। ये बताते हुए आर्फिन बहुत ही खुश होता है। सुनकर डचेस कोडिया और नोक मुस्कुरा रहे होते हैं। एम्परर सोचते हैं नोक यहाँ क्या कर रहा है। मुझे लगा कि कर्मचारी के लिए एक अलग भोजन का क्षेत्र है। ये सोचने के बाद एम्परर डचेस कोडिया की तरफ देखते हैं। डचेस कोडिया मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं यहाँ आते समय उनसे अचानक मिल गई क्योंकि आपके बटलर को कल बहुत कुछ झेलना पड़ा इसलिए मुझे लगा कि उसका हमारे साथ भोजन करना उचित रहेगा। आप इस बात से सहमत नहीं है योर मैजेस्टी। ये सुन के तो एम्परर कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि वो तो नोक से बहुत ही ज्यादा चिड़े हुए होते हैं। रोज घबराते हुए मन में सोचते हैं मैं स्वामी हूँ। वह योर मैजेस्टी से क्यों पूछ रही है। एम्परर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मैं सहमत हूँ क्योंकि हमने वह यात्रा साथ में की थी। हमें उसके बाद के परिणामों का साथ में आनंद लेना चाहिए। नोक सर झुका कर बोलता है धन्यवाद। ये सुन के एम्परर नोक को गुस्से से देखने लगते हैं। नोक भी उनकी आंखों में बहादुरी से देख रहा होता है और बेचारा आर्फिन तो घबरा ही जाता है। फिर वह घबराते हुए बोलता है क्या हमें एक और प्लेट मंगवा कर साथ में देर से दोपहर का भोजन करना चाहिए। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है और कमरे का माहौल बहुत ही अजीब होता है। वो टेबल पे चाय और स्नैक्स रखे होते हैं। आरफ को इतना घबराया हुआ देखकर रोज सोचती है शायद इसलिए क्योंकि वह जल्दी मेरे महल में मेहमान बन के आने वाला है। उसके प्रति थोड़ी जिज्ञासा महसूस करती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि वह विवियन के लिए एक अच्छा साथी साबित हो। रोज को अपनी तरफ देखता देख आर्फिन बोलता है क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। रोज हंसते हुए माफी मांगती इस तरह घूरने के लिए। ये सुनकर कि आप मेरी संपत्ति पर ठहरेंगे मैं घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। आपका मतलब क्या है। ये सुन के कमरे में सन्नाटा हो जाता है। रोज बोलती है मुझे लगता है कि ये मामला पहले ही सुलझ चुका है। डचेस चाय पीते हुए बोलती है हाँ ये पहले ही तय हो चुका है। वह आपके साथ जाएगा इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरफ घबराते हुए बोलता है माँ इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता। डचेस उससे चुप होने के लिए बोलती है ये आपके इधर उधर की बातें करने की जगह नहीं है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सुन के आरफ बोलता है ठीक है। डचेस चाय का कप नीचे रखते हुए बोलती है ड्यूक एस्ट्रेल क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप कब जाने की योजना बना रहे हैं। रोज चाय का कप नीचे रखते हुए बोलती है मैं अपना पद बहुत लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ सकता इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आज ही जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या लॉर्ड कोडिया ठीक है। डचेस मुस्कुराते हुए बोलती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको परिवहन का एक साधन उपलब्ध कराना चाहती हूँ ताकि आपकी यात्रा शुरू से थोड़ी आसान हो जाए। ये सुन के रोज उन्हें धन्यवाद बोलती है। डचेस बोलती है कोई बात नहीं जब मैं अपने बेटे को आपकी देख रेख में सौंप रही हूँ तो मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं उसे जल्दी ही परिवहन के साधन तैयार करने के लिए कहूंगी। हम देखते हैं जंगल में दो लेपर्ड होते हैं। रोज अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है योर मैजेस्टी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुरंत ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। एम्परर बोलते मुझे पूरा यकीन है कि इसका जवाब पहले से तैयार हो चुका है। रोज बोलती हाँ। सुन के एम्परर हंसते हुए बोलते जैसे आपकी इच्छा। रोज नोक को पैकिंग करने के लिए बोलते सुन के नोक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह डचेस से पूछते हैं क्या लॉर्ड हमारे साथ शामिल होंगे। डचेस हंसते हुए बोलते वह आपका पीछा करेगा। ये बोलकर वह आरफ को सामान पैक करने के लिए बोलती है अपना। ये सुन के आरिफ हैरान हो जाता है। वह बोलता है हाँ
डचेस बोलते चलिए ऊपर चलते हैं। एम्परर वहाँ से जाते बोलते मैं भी ऊपर जाकर अपना सामान पैक कर लूंगा, पैक करने के बाद नीचे आ जाऊंगा। ये बोलकर वह वहाँ से रोज को अकेला छोड़कर चले जाते हैं दो प्यारे से लेपर्ड के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ डचेस की छोटी बेटी रोते हुए बोलती है भाई, मैं उसका गला दबाते हुए बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से मत जाओ। आरफ दर्द से बोलता है रोसिया तुम मुझे पहले जाने दो फिर हम बात कर सकते हैं। यह देखकर रोज बोलती है योर मैजेस्टी, मैं बाद में किसी दिन आपसे महल में मिलने आऊंगा। यह सुन के एम्परर गुस्सा हो जाते हैं। एम्परर बोलते रोजेंटा मैं ही क्यों अलग तरह से जगुआर चला रहा हूँ, अगर ये मुमकिन हो तो क्या हम सबको साथ में जाना बेहतर नहीं होगा। ये सुन के रोज बोलते कि आपको जल्दी महल वापस नहीं लौटना चाहिए, अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो यह बहुत ही असुविधाजनक होगा। मैंने अपने कर्तव्य को त्याग करके यहाँ आने का फैसला नहीं किया। एम्परर बोलते तुम काफी ठंडे हो गए हो। रोज बोलते मेरी नजर में तो ऐसा लग रहा है कि आप तुच्छे हो गए हो। वह वहाँ से जाते हुए हाथ हिलाकर बोलती है सुरक्षित वापस लौटे। एम्परर उसे जाता देख चिल्लाते बोलते रोजेंटा। रोज आरफ के पास आ जाती है। आरफ बोलता क्या मैं सचमुच जा रहा हूँ। रोज मन में सोचते हुए मुझसे बार बार यही पूछता रहता है। मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ। ये सुन के आरफ उदास हो जाता है। बोलते छोटी सी दुनिया को छोड़कर बाहर की विशाल दुनिया की खोज करे। ये सुन के आरफ की आंखें बड़ी हो जाती है। हाथ जोड़कर बोलते हैं माँ। ये सुनकर डचेस हंसते हुए बोलते आरफ की प्रतिभा यहाँ पे बेकार हो रही है, मुझे उम्मीद है कि वह वहाँ अपने पंखों को फैला सकेगा और नई चीजें देख सकेगा, कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखें। आरफ की बड़ी बहन हंसते हुए बोलती है मैं आपको कुछ अच्छे गुणवत्ता के कागज तोहफे में दूंगी कि आप अपनी पसंद का नक्शा बना सके। आरफ का छोटा भाई हंसते हुए बोलता मजे करो भाई, अगर आप एक शानदार पत्नी के साथ वापस आए तो ये और भी अच्छा होगा। लेकिन आरफ की छोटी बहन अभी भी रो रही होती है। रोज बोलते हमें अब चलना चाहिए। यह बोलकर वह एम्परर की तरफ देखती है, उसे देख रहे होते हैं और वह दोनों साथ में बोलते मुझे आपका इंतजार रहेगा। एम्परर हंसते हुए बोलते महल में उन्हें यात्रा करते हुए रात हो गई होती है। आरफ अपने जगुआर को सला रहा होता है। रोज मन में सोचती है जगुआर की वजह से हमारी यात्रा छोटी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। तभी उसे याद आता है वह अपने घोड़सवार को भूल रही है। सुबह के वक्त वे लोग कैरेज के पास आ गए होते हैं। जगुआर पे बैठा हुआ आदमी बोलते हैं मैं अलविदा लेता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद रोज बोलती है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें भी अब चलना चाहिए। और वह आरफ से पूछते क्या वह उसके साथ गाड़ी में चलेगा। फंसते हुए बोलते मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे इनकी आदत नहीं, क्या आप मुझे एक घोड़ा उधार दे सकते हैं। ये सुन के रोज एक आदमी को बुलाते हैं और उसे घोड़ा देने के लिए बोलती है आरफ को, और वह आदमी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रोज नोक को देखकर मन में सोचती है इसका मतलब है। वह बोलती है नोक अंदर आ जाओ। दोनों की गाड़ी में बैठ जाने के बाद गाड़ी वहाँ से चलने लगती है। गाड़ी के अंदर नोक हंसते हुए बोलते हैं क्या आप मुझे इनाम दे रहे हैं। रोज अपनी आंखें बंद करके मन में सोचती है ऐसा लग रहा था मानो वह मेरे अकेले रहने का इंतजार कर रहा हो, और उसने तुरंत ही अपने बटलर का मुखौटा उतार दिया। वह बोलते नामुमकिन। नोक बोलते कैसे निराशाजनक है। रोज बोलते उन आंखों में कितना अनादर झलक रहा था। ये सुन के नोक मुस्कुरा रहा होता है। तो आगे बोलते वहाँ केवल एक ही घोड़ा था। नोक बोलता हाँ मुझे पता है। ये सुन के रोज उसे बता देते कि वह यहाँ क्यों बैठा है, और वह गुस्सा होते हुए बोलती मुझे वह आंखें परेशान कर रही है, उन्हें बंद करो। नोक अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। बोलते जैसा आपका आदेश। दूसरी तरफ नोटा का मंदिर हेलियोस कैपिटल। एक आदमी तेजी से मंदिर के अंदर जा रहा होता है। वह बहुत ही ज्यादा हाँफ रहा होता है। मंदिर के अंदर आके चिल्लाते हुए बोलता है हाई प्रीस्ट क्या आप यहाँ हैं। एक आदमी बोलता है क्या बात है। आदमी रोते हुए बोलते मुझे अभी और इसी वक्त हाई प्रीस्ट से मिलना है। कुछ देर बाद हाई प्रीस्ट आकर बोलते हैं मैंने सुना कि आप मुझे बुला रहे हैं। जल्दी से हाई प्रीस्ट का कंधा पकड़ के रोते हुए बोलता है आखिरकार आप आ गए, अब हमें क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्ट बोलते हैं क्या बात है, आप मुझे पहले बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये सुन के वे रोते हुए बोलते ओ घुटने के बल बैठ कर बोलते हिज होलीनेस, उनका पूरा शरीर सड़ने लगा है और आखिर में उनकी मौत हो गई। ये सुन के हाई प्रीस्ट बोलते हो। वह आदमी रोते हुए बोलता है हाई प्रीस्ट कैनिटेल परम पूज्य के उत्तराधिकारी के रूप में आपको मेरे साथ होली लैंड चढ़ना होगा। दूसरी तरफ कमरे में योरा चिल्लाते हुए बोलती क्या आप सच में गंभीर हैं। योरा की हरकत देख के वह तीनों लड़कियां डर गई होती है। बीच वाली बोलती है सेंटेंस। तभी योरा का ध्यान आता है वह क्या कर रही है। वह अपने आप को शांत करते हुए बोलती है माफ करें, पोनीटेल के अचानक चले जाने की खबर सुनकर मैं बहुत घबरा गई। वह जल्दी से उस लड़की के पास जाकर बोलती जब से मैं यहाँ आई हूँ वह हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे क्या करना। वह लड़की बोलती हमारी बेचारी संत। योरा मन में सोचती उसने कल भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। आपका क्या मतलब है कि वह होली लैंड के लिए रवाना हो रहा है। पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है पिछले कुछ दिनों से हाई प्रीस्ट ने भी आपकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब वही तो वजह है कि वह यहाँ रुकी हुई है। योरा बोलती ऐसा मत कहो, मैंने इस साम्राज्य में रुकने का फैसला किया था क्योंकि मैं महाराज के प्यार में पड़ गई थी। यह सुन के वह लड़कियां बोलती हे भगवान हमारी बेचारी संत। तभी अचानक ही दरवाजा खुलता है। योरा दरवाजे की तरफ देखती है और जल्दी से उस लड़की को धक्का देकर हाई प्रीस्ट के गले लगकर बोलती है पोनीटेल क्या आपको वाकई जाना पड़ेगा, क्या तुम बस मेरे साथ नहीं रुक सकते। हाई प्रीस्ट बोलते फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लूज ने मुझे बुलाया इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये सुन के योरा सोचती है कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। वह बोलते यही एकमात्र कारण नहीं है ना। ये सुन के हाई प्रीस्ट घबरा जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़ के बोलते सेंटेंस मैं मंदिर जा रहा हूँ आपके लाभ के लिए भी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। योरा बोलती है आप सच कह रहे हैं ना। उन दोनों को बात करता देख पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है हमारी संत इतने समय से मन ही मन घबरा रही थी। भूरे बाल वाली लड़की बोलती है
परदेश में रहना कितना अकेलेपन से भरा रहा होगा। उसने अपने मन की बात जाहिर भी नहीं होने दी। सुन के वह लड़की बोलती है हमें उसकी सुरक्षा के लिए अधिक कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ यूरो बोलती है पोनीटेल और वह उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है वह वाक्य जो तुम हमेशा मुझे कहते हो, क्या आप इसे मेरे लिए आखिरी बार कह सकते हैं? ये सुन के हाई प्रीस्ट मुस्कुराते हुए बोलते चिंता मत करो, सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। ये सुन के यूरो की पलकें झपकने लगती है। यही दोहराती है सब कुछ इच्छा के अनुसार होगा। उसके बाद उसकी आंखों में एक अलग सी चमक भर जाती है। हाई प्रीस्ट बोलते कैसा महसूस हो रहा है संत? यूरो हंसते बोलते ये हमेशा बहुत ताजगी भरा होता है। दूसरी तरफ रोज राजधानी में आ गई होती है। आरफिन राजधानी को देखकर बोलते कितनी कमाल की है। वह लोगों को देखकर बोलता है यहाँ के आदमी काफी हद तक औरतों जैसे दिखते हैं और इसके उलट यहाँ की औरतें वास्तव में आदमियों की तरह खुद को सजाती संवरती हैं। यहाँ मुझे अपनी पसंद के साथी मिलना मुश्किल होने वाला है। यह सुन के रोज मन में सोचती है अब वह मेरे साथ ज्यादा सहज महसूस करता है। उसे इस तरह लगातार बोलता देखकर वापसी के पूरे रास्ते में लगातार बोलता रहा। आरफिन खुश होकर इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन रोज को समझ नहीं आता कि नोक को क्या हुआ। नोक जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। रोज बोलती है लॉर्ड कोडिया। आरफिन बोलता है आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं, हम आगे चलकर एक दूसरे से काफी मिलेंगे और इस तरह के शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। रोज मुस्कुराते हुए बोलते ठीक है आरफ। रोज बोलती मुझे पता है ये जगह सिल्वर से काफी अलग है, मुझे यकीन है कि आप कई तरह की भावनाओं का अनुभव रहा होगा। ये सुन के आरफ हंसते हुए बोलता है हाँ ये सब बहुत ही अद्भुत है। शुरू में विदेश जाने से डर लग रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। रोज बोलती हाँ लेकिन क्योंकि ये बहुत ही अलग है इसलिए आपको बहुत सी चीजें सीखनी होंगी। मैं मन में सोचते है मैं उसे चुप रहने के लिए कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूँ। हालांकि इसका मतलब यही होगा कि इस प्रक्रिया में हमारे कान कुर्बान हो जाएंगे। आरफ दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अगर मैं वहाँ रखे उन सामानों को देख लूँ। रोज बोलती जरूर आगे बढ़ो। वह सोचते मैंने अभी तक विपिन के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या दूँ। तभी उसकी नजर कपड़ों पे जाती है। वह लोग दुकान के अंदर आ जाते हैं। वह कपड़ों को देखते हुए सोचते मुझे इस तरह की चीजों का कोई अनुभव नहीं है। ये सोचकर वह कपड़ों को छूने लगती है। रोज के पीछे आकर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं आपको बैगनी कलर की ड्रेस पहनने की सलाह दूंगा, आप बेहद शानदार दिखेंगे। और सच में रोज इस ड्रेस में बेहद ही सुंदर दिख रही होती है। यह सिर्फ कल्पना है जो रोज के मन में आ गई होती है। वह वहाँ से मुड़ते हुए बोलती है मेरे लिए नहीं। वह वहाँ से जाते सोचते शायद उसके लिए गहने खरीदना बेहतर होगा। तभी उसकी नजर स्टोर के बोर्ड पे जाती है जिस दुकान के अंदर आरफ गया होता है। यह सोचकर वह दुकान के अंदर चली जाती है। आरफ इयररिंग को पकड़े हुए बोलते दुकानदार आपके अनुसार कौन सा बेहतर होगा? वह दुकानदार मुस्कुराते हुए बोलता है आदमियों के लिए मैं कुछ आसान सा सुझाव दूंगा। आरफ बोलते तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? एक आदमी को सबसे आकर्षक और खूबसूरत चीजों से अपने पहनावों को सजाना चाहिए। रोज उसके पास आकर बोलती है आरफ मुझे लगता है ये झुमके तुम पर बेहतर लगेंगे। आरफ रोज की आवाज सुन के घबरा जाता है। रोज बोलती है मैं आपको ये तोहफे में देता हूँ। दुकानदार से जाकर उसका प्राइस पूछती है। दुकानदार खुश होकर बोलते है 5 सोने के सिक्के। आरफ बोलते इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए क्यों खरीदेंगे? रोज उसकी तरफ देखकर बोलती है क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए, आप चाहे तो इसे रिश्वतखोरी का नाम दे सकते हैं। ये बोलने के बाद वह उसे बॉक्स ला के दे देती है। आरफ मुस्कुराते हुए बोलता आप किस प्रकार की सहायता मांगना चाहते हैं? रोज बोलती है बहुत ही आसान है, मैं अपने दोस्त को किसी प्रकार की ज्वेलरी देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे तोहफे में क्या दूं। ये सुन के आरफ ताली बजाते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। सीन चेंज होकर गाड़ी की तरफ आता है। रोज बोलती है क्या आप फिर आज गाड़ी में नहीं बैठेंगे? आरफ मना कर देता है। उसके बाद गाड़ी चलने लगती है। उस खिड़की के बाहर आरफ को देख रही होती है जो हाथ हिला रहा होता है। ये देखकर वह मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी वह चौंक जाती है क्योंकि नोक उसके पास आ गया होता है। वह बोलती है नोक तुम क्या कर रहे हो? नोक बोलता है जलन। रोज बोलती है मुझे विश्वास है कि आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि आप उन चीजों को करने से बचेंगे जो मुझे नापसंद है। नोक बोलता है मैंने किया, लेकिन तभी रोज नोक को देखकर हैरान हो गई होती है क्योंकि नोक चिढ़ते हुए बोलता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। रात हो गई होती है। रोज मन में सोचती है उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। मुझे यकीन है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। नोक हमेशा से ऐसा ही रहा है। हम लगभग 1 दिन में पहुंच जाएंगे। ड्यूक महल का होता है। वह लोग पहुंच गए होते हैं एस्टेल में। रोज सोचती आखिर में वह वस्तु अब तक आई जानी चाहिए थी, मुझे जल्दी एना से मिलना चाहिए। ये सोचते हुए जल्दी से गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन तब भी वह रुक जाती है क्योंकि आरफ उसे ही देख रहा होता है जो बोलता है ड्यूक एस्टेल। रोज मन में सोचती है मैं तो उसे भूल ही गई थी। यह याद करके वह बोलती है नोक और नोक को देखने लगती है जिसकी हालत में कल से कोई बदलाव नहीं आया है। वह सोचती मुझे लगा था कि उसकी हालत बेहतर हो गई होगी, वह कितना परेशानी पैदा करने वाला है। वह बोलती आरफ आपको मेरे बटलर से कहना चाहिए कि वह आपको आसपास की जगह दिखा दे, वह आपके लिए उपयुक्त एक कमरा ढूंढ देगा। आरफ बोलते है ठीक है। उसके बाद रोज महल के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ आना कमरे की सफाई कर रही होती है, तब भी वह किसी की आवाज सुन के घबरा जाती है। तभी उसकी नजर उस पे जाती है। जल्दी से जाकर उससे गले लगकर बोलती है वापस आ गए। रोज आने से उस चीज के बारे में पूछती है। ना मुस्कुराते हुए बोलती है मैंने इस अलमारी के पीछे छुपा दिया है जैसे कि आपने कहा था। ये सुन के रोज उससे धन्यवाद बोलती है और अलमारी खोलकर बॉक्स को निकालती है। सोचती है ये जरूर होना चाहिए। बोलती है मैंने इसे खोला नहीं क्योंकि आपने मना किया था, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? आप इतनी बेसब्री से इसे ढूंढ रहे थे। रोज बोलती है ये स्नो क्रिस्टल है।
मन में सोचती मेरे पास सभी सामग्री आ गई है, अब मुझे बस उपन्यास वाली शक्ति अभिश्राप चाहे जो वो है उसे खत्म करना है। उसके बाद वह बॉक्स खोलकर देखती है जिसमें बर्फ से बना हुआ क्रिस्टल होता है। बोलती ये तो बहुत ही सुंदर है। उस क्रिस्टल देखते हुए बोलती हाँ ये बहुत ही सुंदर है ना, कमाल है, छूने पर भी ये ठंडा लगता है ना। बोलते ड्यूक एस्ट्रेल आप इससे क्या करने वाले हैं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, मुझे अपनी मदद करने दे। तो सोचते मैं समझ सकती हूँ कि एना ऐसा क्यों कर रही है। इतना समय साथ बिताने के बाद शायद उसे लगा कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। वह बॉक्स को बंद करते हुए सोचती लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। बोलती है वास्तव में। रोज बोलती है हाँ। मैं सोचती हूँ मैं उसे नहीं बता सकती, मैं उसे उस भविष्य के बारे में नहीं बता सकती जो मुझे पता है। मैंने इसे बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। एना को नहीं बता सकती, मैं किसी को नहीं बता सकती। नहीं, वहाँ एक व्यक्ति है। रोज को कुछ सोचता देख के एना बोलती क्या बात है सर। रोज बोलती मैंने भी सोचा हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास कोई है, मेरे पास नोक है। नोक को तो बस एक गहरा राज बनाकर रखना था, लेकिन अब वह मूल उपन्यास से बिल्कुल अलग राह पर है। वह अभी ड्यूक एस्ट्रेल का बटलर है जो बहुत सारे रहस्यों का रक्षक है और बिना किसी सवाल के मेरी हर विनती को पूरा कर देगा। ये सोचकर वो जाते हुए बोलती है मेरे पास जरूरी काम है। एना उसे जाता देखकर बोलती है कहाँ। सुन के रोज रुक जाती है। पलट कर देखकर बोलती है एना तो थोड़ा खराब लग रहा है, मेरे वापस आने से पहले इसे साफ कर देना। बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। रोज ऊपर वाली मंजिल पे जाते हुए सोचती है सारी सामग्री को ऊपरी वाली मंजिल पे ले जाना सबसे अच्छा होगा और वह ऊपर वाली मंजिल पे आ जाती है। वह दीवार को देखते हुए सोचती मैं नोक का नाम भी नहीं लेना चाहती। ये बहुत ही अजीब, ऐसा लगता है जैसे हम दो दोस्त किसी लड़ाई के बीच में फंस गए हों। हालांकि मैं इसे मानना नहीं चाहती, लेकिन अभी ऐसी बातों की चिंता करने का समय नहीं है। यह सोचकर वो बोलती है नोक, लेकिन दीवार में कोई हलचल नहीं होती है। ये देखकर वो बोलती क्या हुआ और वह बार बार नोक का नाम लेने लगती है, लेकिन अभी भी दीवार में कोई हलचल नहीं हुई होती है। ये देखकर वह बोलती है वह ऐसा नहीं कर सकता, उसने इतने कम समय में मेरे द्वारा यहाँ की सील गई जादू शक्ति को नष्ट कर दिया। ये बोलकर वे वहाँ से जाते हुए बोलते मुझे पहले नोक को देखना होगा। दूसरी तरफ नोक आरव को डाइनिंग हॉल में ले आया होता है। डाइनिंग हॉल को देखकर आरव बोलता है लीवा के विपरीत ये थोड़ा ठंडा लग रहा है। नोक बोलता है कि ऐसा है। अरे बोलता मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये बहुत ही सुंदर है, खासकर सजावटी वस्तु। रोज भी डाइनिंग हॉल में आ गई होती है। मैं सोचती मुझे पता था कि वह यही होगा। तभी आरव बोलता है ड्यूक एस्ट्रेल आप आ गए। लेकिन रोज एक नौकर को बुलाती है। नौक का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोलती है आरव तुम्हें काफी चीजें दिखाएगा, मेरे पास नौक के लिए एक काम है। ये बोलकर वह नौक को लेकर जा रही होती है, लेकिन आरव की नजर नौक के हाथों पे होती है। इसे रोज ने पकड़ा हुआ होता है। रोज नौक को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन तब भी वह नोक को देखती है और वह उसका हाथ छोड़ते हुए बोलती है मेरा इरादा तुम्हें इस तरह खींचने का नहीं था। नोक अपना हाथ पकड़ते हुए बोलते है मुझे अच्छा लग रहा है, हमारा मेरा हाथ पकड़ना ये निर्देशित कर रहा है सब कुछ। ये सुन के रोज बोलती है अच्छी बात है। फिर नोक मुस्कुराते हुए बोलता है आपने मुझे यहाँ इसलिए लाया क्योंकि आपको मुझसे कुछ कहना था। रोज सोचती मुझे उसे बताना होगा कि मैं ऊपरी मंजिल के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकती। यह सोचकर वह बोलती है नोक बोलता है हाँ ड्यूक। सोचते हुए मेरी बातों का जवाब दे रहा है और मुझे नोक की आवाज सुनना अच्छा लगता है जब वह ऐसा करता है। न जाने किस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मैं थियोडोर और विवियन से बात कर रही हूँ। ओह तो ये बात है, आखिर में मुझे समझ आ गया। कुछ समय नोक ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। मुझे तो असल में यही उम्मीद होने लगी थी कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन ये पक्का नहीं था। नोक हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आता था। सर झुकाकर बोलता मैं नोक वुल्फ आपका नया बटलर। हमारी शुरुआती मुलाकात अच्छी नहीं रही, मैंने किसी न किसी बिंदु पर उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। रोज बोलते मुझे माफ करना नोक। नोक तो बस रोज को देखता ही रह जाता है। सोचती नहीं शायद मैं बेमतलब की बातें कर रही थी। हंसते हुए बोलता है क्या आप मुझसे बात कर रहे थे। रोज बोलती हाँ। नोक बोलता है यह अचानक कहाँ से आ गया। सोचती अगर मैंने अभी नहीं कहा तो मैं इसे कभी नहीं कह पाऊंगी। वह बोलती है क्योंकि मैं अभी। तो मुस्कुराते हुए बोलता अच्छा ऐसा है क्योंकि मैं अभी ड्यूक। रोज बोलती है हाँ, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि नोक हंसते हुए बोलता है ड्यूक। ये देख के तो रोज का मुंह ही बन जाता है। उसको हाथ पकड़ कर उसके चेहरे से हटाती है। मुस्कुराते हुए बोलता है ड्यूक। रोज भी राहत की सांस लेकर बोलती है हाँ, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पे जाती है जहाँ से आरव झांक रहा होता है। वह बोलती है नोक मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ कहीं। नोक भी दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ। उसकी भी नजर दरवाजे पे होती है। रोज वहाँ से जाते हुए सोचते जब मैंने नोक को एक नई नजरिए से देखना शुरू किया और भी कई बातें साफ हो गई। वह निश्चित रूप से पागल है, हालांकि वह कभी मासूम बच्चे जैसा महसूस होता है जो अपनी भावनाओं के बारे में सीखना शुरू कर रहा था। लेकिन मुझे अजीब कारणों से जिम्मेदारी जैसा महसूस होता है। मुझे आशा की अगर मुमकिन हो तो नोक सकारात्मक भावनाओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकेगा। जिम्मेदारी की भावनाएं एक अलग मुद्दा है। मुझे अब भी वह परेशान करने वाले लगता है। रोज अब नोक की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। वह उसका मुंह पकड़ के बोलती है बस बहुत हो गया। सीन चेंज होकर ऊपरी वाली मंजिल का होता है। रोज दीवार के सहारे बैठते हुए सोचती है इस बक्से को यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल था और वह परेशान होकर बोलती है नोक। लेकिन नोक उसकी बातों का जवाब ना देकर आगे बढ़ गया होता है और अपना हाथ जाकर दीवार पे रख देता है। ये देखकर रोज बोलती है नोक आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। नोक बोलता है सच में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ये बोलते हुए बहुत ही गुस्से में होता है। बोलकर वह अपना जादू इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ पे रोशनी हो गई होती है। ये देखकर रोज अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है ये क्या है।
मुस्कुराते हुए बोलता है, खैर मैं इस समय बहुत ही गुस्से में हूँ, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हूँ। रोज सोचते कितना भयानक बयान है। वह बोलते आपको इतना गुस्सा किस बात पर आया है। यह सुनकर नोक हंसते हुए बोलता है, मैंने कभी भी किसी को मेरी किसी भी चीज को छूने के बाद आजाद नहीं छोड़ा है। ओह, मेरा मतलब है कि मैंने हाल ही में कुछ गलत किया है, लेकिन ये सरासर गलत है। रोज सोचते जैसा की उम्मीद थी, जब वह यहाँ आया था तो निश्चित रूप से उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रोज बोलती इसके साथ क्या गलत है। वो बोलता है जैसे मैंने जादू से सील किया है, उस पर किसी और के निशान मौजूद हैं। और वह गुस्से से बोलता है कितना गंदा है, दीवारों और सीढ़ियों पर कुछ नहीं है, मुझे कहीं भी चोरी का निशान नहीं दिख रहा है। रोज सोचते हैं नोक ने अलार्म मैजिक का इस्तेमाल जरूर किया होगा, इससे उसे घुसपैठियों के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अलार्म नहीं बजा। ये सोचकर वह बोलते हैं यहाँ अंदर घुसने में कैसे कामयाब हुए। नोक बाहर से इशारा करते हुए बोलता है वहाँ से। रोज बोलते है लेकिन ये पूरा सीधा ढलान है। बोलता है मैं भी आप तक पहुँचने के लिए इसी रास्ते से आया था। रोज बोलती है ये सच है, और नीचे की तरफ देखते सोचती है प्रकाश में उड़ने वाले जादू के लिए साधारण रूप से उचित स्तर के कौशल की जरूरत होती है। केवल वही लोग इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्या वह जादुई टावर के ऋषि हैं। एक जादूगर यहाँ क्यों आएगा? लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वह सोचती नहीं हो सकता, क्या वह उसे ढूंढने आया है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि वह यहाँ है? ये अजीब बात है कि वह सभी जगहों में से ऊपरी मंजिल के अंदर आए, लेकिन अगर नोक ना हो तो वे क्या हासिल करना चाहते थे? रोज को अपनी सोच में गुम देखकर नोक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके माथे के बीच में टैप करता है। बोलता है शायद ये मेरी वजह से है। रोज बोलते तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोलते मैंने उन्हें मार डाला। सोचती ये सच नहीं हो सकता। नोक हंसते हुए बोलते जब से मैंने जादुई टावर में अपने गुरु की हत्या की है, इसलिए मेरा भागना स्वाभाविक है। रोज बोलते कि आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। बोलता आपको इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे लगा कि आपको पहले से ही पता है। रोज बोलती आपने ऐसा क्यों सोचा? वो बोलते मैंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं कहा, मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना आता है, मुझे डर था कि वह मुझे पकड़ लेंगे। बोलते हुए रोज की बात याद करता है। उसने बोला होता मुझे उम्मीद है कि आप कैरियम में पनप रहे रेत का तूफान का ख्याल रख सकते हैं। वह बोलता आपने मुझे रेत के तूफान का ख्याल रखने के लिए कहा था, और जब मैंने जादू का इस्तेमाल किया तो तुम जरा भी हैरान नहीं दिखे। ये सुन के रोज सोचती ये सच है। उस समय काफी दबाव महसूस हो रहा था क्योंकि बेहद जरूरी स्थिति थी, और ऐसा भी नहीं था कि नोक ने किसी भी तरह से अलग प्रतिक्रिया दी हो, इसलिए मैंने 2 बार बिना सोचे समझे जाने दिया। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी नोक बोलते ड्यूक। रोज सोचते क्या वह मुझसे उस दिन के बारे में पूछेगा, मुझे उसकी असली पहचान के बारे में कैसे पता चला? सोचकर वो घबरा रही होती है। तभी नोक उसके पास आकर बोलता है आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं जादूगर के टावर से भाग रहा था? सुन के रोज अपना सर हाँ में हिला देती है। सोचते मुझे अनजान होने का नाटक करना चाहिए। लोग मुस्कुराते हुए बोलता है मैं एक ऐसे जादूगर का शिष्य बन गया जो हीरोइन का दोस्त था। उन दिनों उन्होंने मेरी जादुई शक्तियों को देखा और मेरी क्षमताओं को पहचाना, और उन्होंने दावा किया कि वह मुझे अपनाना चाहता था। इसे सिर्फ कागजों पर शिष्य कहा गया था, असल में उसने मुझ पर प्रयोग किए। उदाहरण के लिए वह देखेगा मानसिक रोग दबाव के प्रभाव में मेरी जादुई शक्तियाँ कैसे बदल गई, शारीरिक दर्द ने मेरी जादुई शक्तियों की द्वारा प्राप्त शक्तियों को कैसे प्रभावित किया, और ऐसे एक जवान जादूगर ने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके अपना पहला कत्ल किया। तो उसकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है। वह उसके मुंह को पकड़ते हुए बोलती है बस बहुत हो गया। उसके हाथ को अपने चेहरे पे रखते हुए बोलता है मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो? ये बोलकर वह रोज के चेहरे को छूने लगता है और उसके चेहरे को पकड़ लेता है। रोज बोलती है मैं तुम्हें दया भरी नजरों से नहीं देखना चाहती। ये सुन के नोक मुस्कुराते हुए बोलता है आप ठीक कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझ पर तरस खाते हैं, लेकिन अगर ये बात आपकी तरफ से आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका दयालु दिल बिना किसी अच्छे कारण के अपनी बेचारी आत्मा को कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बारे में नहीं पूछूंगा। बोलकर वे दीवारों को छूने लगता है, इस वजह से दीवार टूट जाती है। मुस्कुराते हुए बोलता है ड्यूक अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उस बोलती मैं करूंगा। ये सुन के नोक मुस्कुराते हुए बोलता है शायद एक कठिन जादुई मोहरे बनाने की जरूरत है जो कोई निशान न छोड़े। यह सुन के रोज घबरा जाती है। वह सोचती है उसने ये नहीं कहा था कि वह नहीं पूछेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह जल्दी से पलट कर बोलती है नोक क्यों? लेकिन नोक दीवार की दूसरी तरफ खड़ा होकर उसे ही देख रहा होता है। मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि ये तुम हो। दूसरी तरफ है ना कमरे की सफाई करते हुए सोचते हुए जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। ड्यूक एस्ट्रेल कोई बात मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? मुझे बहुत हैरानी हुई है सोचकर वह रोने लगती है। बचपन से ही उनकी नौकरानी बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। मेरी दादी के बाद मैं उनकी मुख्य नौकरानी बन गई। ये सोचकर वह बेड पे मुक्का मारते हुए बोलती है मैं बहुत ही निराश हूँ, मैंने उनके लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन तभी उसे विंडो पे से आवाज आने लगती है। ये सुन के वह डर जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर विंडो पे जाती है। वह बोलती है क्या ये एक कबूतर है? उस कबूतर के पैरों में लेटर देखते हुए बोलती है मेरी दादी का पत्र, और वह उस पत्र को पढ़ने लगती है। वह गुस्से से बोलती है बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। बोलकर वह उस पत्र को जला देती है। ये देख के वह चिड़िया डर के मारे उड़ जाती है। फिर वह बेड को ठीक करते हुए गाना गुनगुनाते बोलती है मुझे इन सिलवटों से छुटकारा पाना है। दूसरी तरफ महल के अंदर ऊपरी वाली मंजिल में होती है और वह बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। पोषण बनाते हुए
वह इस क्वेश्चन को देखते हुए बोलती है ये एकदम सही है। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। वह सोचती है नोक का सामना दोबारा कैसे कर सकती हूँ। बस नोक की बातें याद आ रही होती है जो उसने थोड़ी देर पहले कही होती है। वह टेबल पे हाथ रखते हुए बोलती है छोड़ो इसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बात के बारे में क्यों सोच रही हूँ, जैसे कि नोक के शब्दों और कार्यों की कोई विशेष बात हो। यह बोलकर वह अपनी इयररिंग पहन लेती है और उसके बाद वापस उसका रूप बदल जाता है। वह कमरे के बाहर आ जाती है। दीवार को देखते हुए बोलती है नॉक। यह बोलने पे दीवारें खुल जाती हैं और उसकी नजर सीधे नॉक से मिलती है जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ होता है। वह बोलती है नॉक तुम यहाँ क्यों हो। नॉक मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि आपने मुझे बुलाया। रोज सोचते मैंने किया, मैंने बस पासवर्ड कहा था, शायद वह बोलते कि आपने इसमें किसी तरह का नया जादू जोड़ा है। मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि हम जानते कि कोई भी किसी भी समय आ सकता है। मैंने सबसे ऊपरी मंजिल पर जादू जोड़ा है जिससे मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। बेशक ट्रैकिंग शब्द में मेरा नाम ही है। ये बोलकर वह हंसने लगता है। रोज सोचते सबसे ऊपरी मंजिल, क्या इसका मतलब है कि उस कमरे के साथ पूरी मंजिल पे उसका प्रभाव है। वो बोलता है आपने कई बार कल मेरा नाम लिया, बार बार आना कई बार थका देने वाला था। ये सुन के रोज परेशान हो जाती है। वे याद करती है कल रात काम करते समय जब भी मेरा ध्यान उसके ख्यालों में भटक रहा था मैं हर बार उसका नाम लेती थी। वे अपना सर पकड़कर बोलती है नॉक मुझे इस तरह के फालतू जादू की जरूरत नहीं है, इसे तुरंत हटा दो। ये सुन के नॉक मुस्कुरा रहा होता है। नॉक को मुस्कुराता देख रोज उसकी टाई पकड़कर अपने करीब खींचकर बोलती है मैं तुम्हें किसी भी तरह से कमजोर इंसान लगता हूँ। यह सुन के नॉक मुस्कुराते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं। सुन के रोज उसकी टाई छोड़ देती है और वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। इस तरह का व्यवहार करता देख अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। रोज नीचे गार्डन में आ गई होती है। वह ऊपर की तरफ देखकर बोलती है आज आसमान कितना साफ है। तभी आरिफ चिल्लाते हुए बोलता है ड्यूक एस्ट्रेल। रोज सोचती मैं पूरी तरह से उसके बारे में भूल गई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुस्कुराते हुए बोलती है आरिफ क्या तुम अच्छे से सोए। मैं परेशान था कि आपको किसी विदेशी जगह पे सोने में परेशानी होगी। ये सुन के आरिफ मुस्कुराते हुए बोलते हैं बिल्कुल नहीं, आपने मुझे जो अच्छा कमरा दिया है उसकी वजह से रात में मुझे अच्छी नींद आई। वो सोचते हैं कि आप किसी काम में व्यस्त थे। आरिफ बोलता है मैं बस इधर उधर देख रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये सिलेबस से बिल्कुल अलग है, मुझे अपने नक्शों पर बहुत सारी चीजें बनानी है। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मानचित्र वास्तव में बहुत ही जरूरी है जब परिवहन और व्यापार की बात आती है। तभी विभिन्न आती है बोलती है रोजेंटा और वह जाकर रोज के गले लगकर बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, हमारी यात्रा कैसी रही। बोलते हुए बहुत ही खुश होती है, लेकिन वह आरव को देखकर नाराज होती है और वह रोज से अलग होकर बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम विवियन मैरीगोल्ड है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर। ये सुन के आरव हैरान हो जाता है। वह बोलता है माफ कीजिए। आरव कुछ पूछता है जिसका जवाब विवियन बोलती है हाँ आप ही माई लेडी है। ये सुन के रोज बोलती है विवियन वह एक लॉर्ड है। विवियन बोलती है जैसा कि मुझे एक औरत और आदमी के बीच का अंतर भी ना पता हो। लेकिन तभी वह आरव को देखकर बोलती है ओह वह एक लॉर्ड है सचमुच। रोज बोलती है हाँ सचमुच। सुन के विवियन आरव के पास जाकर उसे घूर कर देखने लगती है। इस वजह से आरव घबरा जाता है। विवियन उसे देखकर कुछ सोचती है। वह अपना दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दबाने लगती है। उसे ऐसा करता देख आरव चिल्ला पड़ता है